Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about the components of business environment and we have covered the first part, that is internal environment, and the meaning of the second part, that is external environment. Right? Now, in today's lecture, we are going to discuss external environment in detail. ठीक है, देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरनल एनवायरनमेंट का मीनिंग डिस्कस कर लिया था क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, लाइक आपके 5 M's थे, ठीक है, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मैनेजमेंट एटसेट्रा नहीं सॉरी 5 ही है ये, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मैनेजमेंट. ठीक है, देन हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बेसिक मीनिंग डिस्कस कर लिया था. ठीक है, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के क्या क्या आगे फर्दर टाइप्स हैं. राइट, फर्स्ट टाइप क्या आपका माइक्रो एनवायरनमेंट और वी कैन से ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, एंड द सेकंड वन इज मैक्रो एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट. ठीक है, देखो व्हाट इज माइक्रो और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट. द फोर्सेस विच आर क्लोजली or close to the company and affects its ability to work constitute micro environment. देखो ऐसे फैक्टर्स, वो ऐसे फोर्सेस जो बहुत ही क्लोजली कंपनी के बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब पास हैं, समीप हैं, और वो अफेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी की वर्क एबिलिटी को, और उन्हीं सभी फैक्टर्स को हम बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट. ठीक है, देखो माइक्रो मीन्स स्मॉल लेवल है आपका, मतलब इनका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी कुछ एक्सटेंट तक कम होगा एज कंपेयर टू द मैक्रो एनवायरनमेंट. ठीक है, और ये बहुत ही क्लोज होते हैं कंपनी के बिजनेस के. राइट, मतलब हम ये बोल सकते हैं इनको, देखो वैसे तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस, बट जो माइक्रो एनवायरनमेंट है या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, इसको हम कुछ एफर्ट्स लगा के कुछ हद तक मतलब मिनिमाइज कर सकते हैं इनका अगर रिस्क है तो. ठीक है, कंप्लीटली तो हम इन्हें भी कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ एफर्ट्स अगर हम लगाएंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज बनाएंगे तो इनको अपने फेवर में कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं. राइट, इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस. अब देखो इसके अंदर आता क्या क्या है. इट इंक्लूड्स सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केट इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक. ठीक है, these factors may affect different firms of the same industry in different way. देखो सेम इंडस्ट्री की जो अलग अलग फर्म्स है ना, ये जो फैक्टर्स हैं आपके माइक्रो एनवायरनमेंट के, लाइक आपका सप्लायर हो गया, आपके कस्टमर्स हैं, चाहे मार्केट जो आपके मिडल मैन्स होते हैं, कॉम्पिटिटर है, या फिर अगर आपकी जनरल पब्लिक है. ठीक है, ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये अलग अलग फर्म्स को अलग अलग वे में मतलब अफेक्ट करते हैं, चाहे इंडस्ट्री सेम है. ठीक है, उसके अंदर आने वाली फर्म्स आपकी अलग अलग हैं और हर एक फर्म को ये डिफरेंट मैनर में अफेक्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कि एक फर्म के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है तो दूसरी फर्म के ऊपर भी सेम इम्पैक्ट ही पड़ेगा. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. हर फर्म को हर डिफरेंट मैनर में ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, चाहे इंडस्ट्री आपकी सेम है, डजंट मैटर. सम ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स मे बी सेम फॉर डिफरेंट फर्म्स इन एन इंडस्ट्री, while some of the micro factors may be particular to one firm only. Right, now micro या फिर operating environment are also classified into 5 types. First one supplier, second customers, third market intermediaries, fourth competitors, and the fifth one is public. अब हम सभी इन्हीं सभी पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में. राइट, फर्स्ट कम्स सप्लायर्स. देखो सप्लायर्स कौन होते हैं, जो आपको मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वही तो आपके सप्लायर्स हुए ना. अब देखो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको कहीं से तो अपना रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, तो आप जिनसे रॉ मटेरियल बाय करेंगे, परचेज करेंगे, दैट विल बी योर सप्लायर्स. ठीक है, अब सप्लायर्स के बारे में आपको 2 चीज़ें बातें ध्यान रखनी है. आपको उनके ऊपर रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि जब आप डिमांड करेंगे, जितने क्वांटिटी में आप डिमांड करेंगे उनसे, दे विल प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी. ठीक है, मीन्स उनके पास वो अवेलेबल होने भी चाहिए रिसोर्सेज. आपको रिलायबिलिटी होनी चाहिए अपने सप्लायर्स के ऊपर. ठीक है, और सेकंड वन इज आप कभी भी सिंगल सप्लायर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे.
क्यों? क्योंकि आप देखो, सपोज आपकी सडनली डिमांड एकदम से पीक पर पहुंच गई है, बहुत ज़्यादा डिमांड आपको मिल रही है, ठीक है। अगर आप एक ही सप्लायर पर डिपेंड हैं तो वो तो आपको लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाएगा, और जब आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, ठीक है, तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, अपने डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मल्टीपल सप्लायर्स हैं तो आप अलग अलग सप्लायर से अलग अलग क्वांटिटी से बाय कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, आप अपने डिमांड को भी फुलफिल कर सकते हो। तो जब भी आप सप्लायर्स के बारे में आप कुछ भी मतलब पॉलिसीज बना रहे हो तो आपको दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज मल्टीपल सप्लायर्स। चलो हम सप्लायर्स देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? एवरी बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ सप्लायर्स हु सप्लाई रॉ मटेरियल्स and components to the business unit, right? The following points should be kept in mind regarding the suppliers. जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया ही है, आपको दो बातें ध्यान रखनी होती है सप्लायर्स के बारे में। फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज मल्टीपल सप्लायर्स। देखो डिस्कस कर चुके हैं वैसे ये चीज। रिलायबिलिटी में क्या बोला है? इफ आवर सप्लायर इज रिलायबल आवर बिजनेस विल रन स्मूथली। अगर आपको लगता है कि जब आप डिमांड करेंगे रॉ मटेरियल की, कंपोनेंट्स की, ठीक है, या फिर किसी भी स्पेयर पार्ट्स की, तो अगर आपको लगता है, आपको ट्रस्ट है अपने सप्लाई के ऊपर, आप रिलाई करते हैं, तो आपका बिजनेस बहुत ही स्मूथली कंडक्ट होगा, ठीक है। लेकिन इफ योर सप्लायर इज नॉट रिलायबल वी मे हैव टू मेंटेन हाई इन्वेंट्रीज विच विल इंक्रीज आर कॉस्ट। अगर आपको लगता है कि जब मुझे नीड पड़ेगी आपका सप्लायर आपको नहीं सप्लाई करेगा, ठीक है, तो आप करेंगे क्या उस चीज़ को ठीक करने के लिए? आप पहले से ही स्टॉक मेंटेन करना स्टार्ट कर दोगे ना, कि जब डिमांड आई ताकि आप फुलफिल कर सको, ठीक है। तो अब उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप इन्वेंट्री नहीं मतलब अपने पास मेंटेन करते हो तो आप अपनी डिमांड फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आपका सप्लायर रिलायबल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर रिलायबल नहीं होगा तो आपको ही अपने बिजनेस में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। अब वो कैसे भी हो, चाहे आपको इन्वेंट्री कॉस्ट पे करनी पड़े या फिर आपकी जो डिमांड है वो फुलफिल ना हो, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। सेकेंड वन इज मल्टीपल सप्लायर्स। इट इज वेरी रिस्की टू डिपेंड अपॉन अ सिंगल सप्लायर बिकॉज a strike, lockout or other problems with that supplier will seriously affect the business unit. देखो अगर उस पर्टिकुलर सप्लायर, अगर आपका एक ही सिंगल सप्लायर है, ठीक है, या वो स्ट्राइक कर दे या कोई भी प्रॉब्लम अगर उस पर्टिकुलर सप्लायर के साथ हो जाती है तो आपका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा लॉस में जाएगा, बहुत सफ़र करना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए कहा गया है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ सप्लाई विल रिड्यूस सच रिस्क। अगर आप बहुत सारे सप्लायर्स पर रिलाई करते हैं, ठीक है, बट वो आपके रिलायबल होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सप्लायर्स हैं लेकिन आप रिलाई किसी पर भी नहीं कर सकते हो। रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए और मल्टीपल सप्लायर्स भी होने चाहिए। नाउ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट इज कस्टमर्स। देखो कस्टमर्स ही आपका सेंट्रल पॉइंट है, कस्टमर को ही आप किंग मतलब मान के चलते हो, क्योंकि अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है आपके बिजनेस से तो आप जो भी पर्टिकुलर बिजनेस आप रन कर रहे हैं वो सारा का सारा एकदम लॉस में जा सकता है। क्योंकि देखो हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। अल्टीमेट क्या होता है गोल बिजनेस का, कि आप अपने कस्टमर्स की नीड्स को, वांट्स को क्या करो, एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई कर सको, ठीक है। बट अगर आपका कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है आपके प्रोडक्ट से, आपके सर्विसेज से, तो आपके बिजनेस का कुछ भी मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा कस्टमर क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट है। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन डिपेंड मतलब जज करती है, डिटरमाइन करती है कि आपका जो बिजनेस है वो कितनी स्केल तक जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, कस्टमर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस. Success of a business organization depends upon identifying customers, their needs, taste, likings, etc. and enhancing the level of customer satisfaction. देखो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंड करती है सक्सेस किस चीज़ पर, कि वो किस तरह से अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी नीड्स को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, ठीक है। मतलब उन्होंने अपने कस्टमर्स के रिगार्डिंग कितनी रिसर्च की हुई है, उनके टेस्ट के बारे में वो जानते हैं, लाइकिंग्स पता है उन्हें, और वो ये कोशिश करते हैं कि अगर मतलब उनके कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई रहें फिर तो वो सक्सीड हैं। लेकिन अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं इट मीन्स उनका बिजनेस भी अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा।
Because of increase in competition, attracting and satisfying the customer has become more challenging. देखो आजकल क्या हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, ठीक है. इसी रीज़न के कारण कस्टमर को अट्रैक्ट करना और कस्टमर को सेटिस्फाई करके रखना, ठीक है. मतलब आप रिटेन करके चलो कस्टमर को, ताकि वो आपका सेटिस्फाई रहे और आपके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट भी रहे. ये एक बिजनेस यूनिट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क बन चुका है आज के टाइम पे, ठीक है. क्योंकि देखो ना, आपके हर कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बेस्ट कुछ न्यू फीचर्स के साथ, कुछ समथिंग न्यू यूनिक फीचर्स के साथ अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर्स को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो. कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट और सेटिस्फाई बहुत ही मुश्किल से कर पा रहे हो, ठीक है. फॉर अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स, business units conduct consumer research, design products as per the needs and requirements of customers, spend heavily on advertisements, provide after sale services, etc. क्या करते हैं बिजनेस यूनिट्स? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंज्यूमर रिसर्च करते हैं कि मतलब कंज्यूमर क्या चाहता है, क्या डिमांड कर रहा है, कितनी फ्रिक्वेंटली में वो डिमांड अपनी चेंज करता है, ठीक है. मतलब उसका क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कितनी फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाते हैं, कितनी क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट मतलब वो कंज्यूम कर रहे हैं. तो ये कस्टमर से रिलेटेड जो भी डेटा है वो उन सब से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ठीक है. और जो वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे बिजनेस यूनिट्स, वो कैसा होना चाहिए, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, और उनके अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनेंगे तो आपकी ऑब्वियस है कि डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है ना. बट अगर आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान नहीं रख रहे हो, बिना कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखे ही आप प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हो, तो कभी भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा. और आजकल क्या चीज़ बहुत ट्रेंड में है कि जो बिजनेस यूनिट्स है ना, वो एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है. बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से, बहुत बड़े बड़े स्टार्स से क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करवाती है, प्रमोशन करवाती है, ताकि कस्टमर उनके जो भी आइडल्स होते हैं ना, उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, चाहे वो मतलब उनकी नीड है या नहीं. वो जस्ट बिकॉज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई सेलिब्रिटी, उनका फेवरेट सेलिब्रिटी उनको प्रमोट कर रहा है, ठीक है. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आफ्टर सेल सर्विसेज. आज के टाइम पे हर प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है कस्टमर के द्वारा. मतलब सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना एनफ नहीं है, उसको सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है. लाइक इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है, उसे अगर रिपेयरिंग की है सर्विसेज, वो भी प्रोवाइड की जा रही हैं. ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है. नाउ अब कितने टाइप्स के आपके कस्टमर्स होते हैं? बेसिकली वी आर हैविंग 5 काइंड्स ऑफ कस्टमर्स. होलसेल कस्टमर्स, रिटेल कस्टमर्स, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, या फिर फॉरेन कस्टमर्स. अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो हमने टाइप्स ऑफ कस्टमर्स पढ़े हैं, इनको आप किस बेसिस पे डिवाइड करते हो कि ये आपका होलसेल कस्टमर है, या आपका रिटेल कस्टमर है, ठीक है, या आपका इंडस्ट्रियल कस्टमर है. आप किस बेसिस पे डिवाइड करोगे, सेगमेंटेशन करते हो, किस बेसिस पे कर रहे हो, राइट. देखो, फॉलोइंग कैन बी द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर्स. इनकम लेवल ऑफ कस्टमर्स, आप ये भी देखते हो कि कस्टमर की इनकम क्या है. क्वांटिटी टू बी परचेज्ड बाय कस्टमर्स, कितनी क्वांटिटी में कस्टमर्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करते हैं. थर्ड बेसिस क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बेस पे भी आप डिवाइड करते हैं, ठीक है. मतलब पर्टिकुलर जो इन सबका एक मतलब सिमिलर टेस्ट है, उनको एक कैटेगरी में रख दिया. सेकंड टाइप ऑफ टेस्ट है प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, तो उसको सेकंड कैटेगरी में रख दिया, ऐसे, ठीक है. या फिर आपका आता है एज ऑफ कस्टमर्स. आप अपने कस्टमर्स को एज के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं. लाइक आपके यंगस्टर्स हैं, एडल्ट्स हैं, ठीक है, बिल्कुल इन्फेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हो आप, या फिर आपके ओल्ड एज कस्टमर्स हैं, कैसे कस्टमर्स हैं. देन पर्सनालिटी एंड लाइफस्टाइल्स ऑफ कस्टमर्स, या फिर ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब किस एरिया से बिलोंग करते हैं आपके कस्टमर्स, ठीक है. अगर कोई ऐसा कस्टमर है आपका जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ठंड हो रही है, वो ऐसे एरिया में रहता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, तो क्या वो सपोज अगर आप एसी बना रहे हैं, तो क्या वो एसी की डिमांड करेगा? नो. तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप एसी की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपके कस्टमर्स ऐसे हों जो समर एरिया में रहते हों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है,
ठीक है। और लास्ट बेसिस क्या है आपका, एजुकेशन लेवल, कितने आपके कस्टमर्स एजुकेटेड हैं ये भी डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट की डिमांड, ठीक है। मतलब आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी कस्टमर्स के एजुकेशन लेवल पर भी डिपेंड करता है। चलो, नाउ थर्ड मेन कंपोनेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट इज मार्केट इंटरमीडिएटरीज। अब मार्केट इंटरमीडिएटरीज क्या होते हैं, मतलब एक तरह से मार्केट का मिडल मैन कौन है। देखो, जो कस्टमर्स हैं और जो आपके बिजनेस मैन है, ठीक है, बिजनेस यूनिट है, और जो आपका फाइनल कंज्यूमर है, क्या डायरेक्टली रिलेट करते हैं, क्या वो डायरेक्टली लिंक में आ जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। अब क्या हर कस्टमर डायरेक्टली होलसेलर से ही प्रोडक्ट बाय करेगा? नो, बीच में कुछ ना कुछ तो उनके एजेंट्स होंगे, मिडल मैन्स होंगे, ब्रोकर्स होंगे, ठीक है। तो उन्हीं सबको हम बोलते हैं मार्केट इंटरमीडिएटरीज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मे बी असिस्टेड बाय मार्केट इंटरमीडिएटरीज which include agents, brokers who help the business unit to find customers। ये जो हमारे मिडल मैन्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ये बिजनेस यूनिट को हेल्प करते हैं उनके फाइंड करने में कस्टमर्स को, ठीक है। मतलब उनके जो कस्टमर्स हैं उनको ढूंढने में वो हेल्प करते हैं। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ये लिंक, मतलब एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन द बिजनेस यूनिट एंड द फाइनल कंज्यूमर्स। Market intermediaries help the business unit to promote, sell, and distribute its products to final buyers. Now, market intermediaries include the following. First one is middlemen, second market agencies, third financial intermediaries, and fourth one is physical intermediaries. ठीक है, ये सारे आपके market intermediaries हैं। अभी हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखो क्या है आपका मिडल मैन। मिडल मैन कौन होता है? देखो, इसके अंदर आपके आ जाएंगे होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये सभी आपके क्या होते हैं? मिडल मैन। सेकंड आपका आएगा मार्केटिंग एजेंसीज। इसके अंदर क्या आ जाएगा? जो भी आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, जो आपकी कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, मीडिया फर्म्स हैं, या फिर मार्केट रिसर्च फर्म्स हैं, ये सभी आपकी आती हैं मार्केटिंग एजेंसीज में, राइट। थर्ड क्या है आपका? फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज क्या होती हैं? एक ऐसे हमारे मिडलमैन हैं जो आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लाइक आपके बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट वन है आपका इसमें फिजिकल इंटरमीडिएटरीज। फिजिकल इंटरमीडिएटरीज आपको हेल्प करती हैं कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कहाँ स्टोर करेंगे, कैसे आप उन्हें मतलब ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इट मीन्स इसके अंदर आ जाएंगे आपके वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज एटसेट्रा, राइट। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर। मेन कंपोनेंट्स आपके बेसिकली 5 हैं, जिसमें से हम 3 कवर कर चुके हैं, राइट। फर्स्ट क्या था आपका? सप्लायर्स। सेकेंड हमने डिस्कस किया है कस्टमर्स, एंड थर्ड वन हमने डिस्कस किया है मार्केट इंटरमीडिएटरीज। नाउ मूविंग अहेड वी आर हैविंग कॉम्पिटिटर्स। देखो, कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? आप सबको पता है कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? जिनके साथ आप कंपीट करते हैं, ठीक है। आपके राइवल्स कौन है? राइवलरी कौन है आपकी, ठीक है। तो आपको देखो क्या करना होता है, आपको मतलब अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज क्या है, उनके एक्शंस एंड रिएक्शंस क्या हैं, ठीक है। तभी आप सक्सीड कर सकते हैं मार्केट में। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज को नहीं समझ रहे हो, उसके बेसिस पे आप मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं बना रहे हो, उनके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज नहीं बना रहे हो, उनकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ नहीं बना रहे हो, तो आप कभी भी मार्केट में सक्सीड नहीं हो सकते हो, ठीक है। देखो, बिजनेस हैज टू एडजस्ट इटसेल्फ और इट्स वेरियस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर होता क्या है? देखो, कॉम्पिटिटर मीन्स either business units which are making or producing a similar products or a very close substitute of our product। देखो, अब हमें क्या पता चलेगा कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है मार्केट में, ठीक है। देखो, कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? हमारे बिजनेस यूनिट के अगर हम बात करें तो
जो भी हमारे प्रोडक्ट के जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही क्लोज सब्सटीट्यूट बना रहे हैं हमारे प्रोडक्ट का, दैट ऑल आर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, देखो दोबारा से, कॉम्पिटिटर मीन्स ईदर बिजनेस यूनिट्स विच आर मेकिंग और प्रोड्यूसिंग अ सिमिलर प्रोडक्ट्स, जो बना रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के जैसा सेम प्रोडक्ट, या फिर बिल्कुल क्लोज सब्सटीट्यूट हमारे ही प्रोडक्ट का बना रहे हैं, देन वी आर कॉल्ड दैट पर्टिकुलर एज अ कॉम्पिटिटर। ठीक है, देखो अब ऐसा नहीं होता कि सपोज इसमें, चलो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर फेसेस कॉम्पिटिशन नॉट ओनली फ्रॉम अदर ब्रांड्स ऑफ मोटरसाइकिल बट ऑल्सो फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर्स। देखो, अगर हम बात करें मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर की, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो ये मोटर बाइक बना रहे हैं, मोटरसाइकिल बना रहे हैं, तो इनके मैन्युफैक्चर सिर्फ उन्हीं से कंपटीशन फेस नहीं करते हैं। ठीक है ना, मतलब अदर ब्रांड्स हैं जो मोटरसाइकिल के, सिर्फ उन्हीं से उनका कंपटीशन नहीं होता, बल्कि जितने भी आपके टू व्हीलर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं उन सब से आपको कंपटीशन करना पड़ता है फेस। He may attract customers from other manufacturers of motorcycle and also from scooter manufacturing companies. For taking an edge over competitors, a business unit will have to understand the strategies framed by competitors and respond timely by making counter strategies. अगर आप चाहते हैं आप अपने कॉम्पिटिटर से बेटर मतलब परफॉर्म करें, उनसे अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, उनको आप हराना चाह रहे हो, तो आपको एज अ बिजनेस यूनिट क्या करना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज को समझना पड़ेगा कि वो क्या फ्रेम कर रहे हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है, और आपको भी अकॉर्डिंगली ही अपनी काउंटर स्ट्रैटेजीज फ्रेम करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं देन यू मे लूज योर मार्केट शेयर। ठीक है, आपका जो मार्केट शेयर होगा आप लूज कर जाओगे, और आपका जो कॉम्पिटिटर होगा वो आपका मार्केट शेयर आपसे स्नैच कर लेगा। क्लियर? द बिजनेस यूनिट should also identify the weaknesses of its competitors and use such weakness of competitor to strengthen its own business. देखो, हमने सिर्फ कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ्स को ही नहीं स्टडी करना, हमने ये भी देखना होता है कि लूप होल्स क्या है हमारे कॉम्पिटिटर्स के, उनकी वीकनेसेस क्या हैं। देखो, हर पर्सन की कुछ ना कुछ तो वीकनेस होती है, राइट? तो हमें भी क्या करना है, देखो अगर आपको एक बार किसी पर्टिकुलर पर्सन की वीकनेस पता चल जाती है ना, तो आप इजीली सक्सीड कर सकते हो उस पर्सन से। ठीक है, तो यही हमने करना है, यही स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी है कि हमें ये जानना है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, और हम उनकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना के उनसे compete कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक क्या होती है? आम जनता। ठीक है ना, जनरल पब्लिक। अब पब्लिक आपकी जनरल पब्लिक भी हो सकती है या आपकी मीडिया पब्लिक भी हो सकती है। देखो, पब्लिक इज एनी ग्रुप दैट हैज एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस। देखो, सबसे पहले हम पब्लिक को समझने से पहले यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज एक्चुअल इंटरेस्ट और व्हाट इज पोटेंशियल इंटरेस्ट? एक्चुअल इंटरेस्ट क्या हो गया कि आपका जो करंटली इंटरेस्ट है, मतलब आज की डेट में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बिजनेस से। ठीक है, बट अगर हम बात करें पोटेंशियल इंटरेस्ट की, पोटेंशियल मीन्स आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपका फ्यूचर में बिजनेस से क्या इंटरेस्ट होने वाला है, मतलब अभी नहीं है बट फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, तो पब्लिक क्या होती है, पब्लिक कोई भी एक ऐसा ग्रुप है जिसका एक्चुअल में या पोटेंशियल इंटरेस्ट होता है बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, या बिजनेस के अंदर हम बोल सकते हैं। To achieve this interest, it has its impact on the business. Public includes users and non-users of the product. अब ऐसा नहीं है कि पब्लिक की बात आई है तो पब्लिक मीन्स जो उसके यूजर्स होंगे प्रोडक्ट के। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। पब्लिक आपके यूजर्स भी हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट की, पब्लिक वो भी हो सकती है जो आपके प्रोडक्ट को कभी यूज़ ही नहीं करती है। ठीक है, देखो पब्लिक को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट क्या है आपका, मीडिया पब्लिक। ठीक है, और सेकंड क्या है आपका, लोकल पब्लिक। बहुत ही अच्छे से आप सबको पता होगा कि मीडिया पब्लिक किसे बोलते हैं, मींस मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स। ठीक है, और लोकल पब्लिक क्या होती हैं, एक ऐसे मतलब लोग, एक ऐसे एरिया के लोग जहां पर आपने बिजनेस सेटअप कर रखा है। ठीक है, देखो
What is media public? It includes all newspapers, magazines, journals which may publish favorable or adverse remarks about the company. मीडिया पब्लिक क्या होती है? जितने भी आपके न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स हैं वो सब, और ये क्या करते हैं? कंपनी के बारे में रिमार्क्स पब्लिश करते हैं, चाहे अब वो फेवरेबल हो चाहे वो एडवर्स हो, ठीक है? अब वो कुछ भी हो सकता है. बोथ टाइप्स ऑफ रिमार्क्स इन मीडिया हैव इफेक्ट ऑन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. देखो, अब ऐसा तो है नहीं ना हम बोले कि सिर्फ फेवरेबल अगर रिमार्क्स वो पब्लिश करेंगे तो कंपनी के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है. ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो पड़ेगा, चाहे वो फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट दोनों ही टाइप्स ऑफ रिमार्क्स जो हम मीडिया पब्लिश करती है इनका कंपनी की रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? सेकेंड वन इज लोकल पब्लिक. लोकल पब्लिक क्या होती है? इट रेफर्स टू पीपल लिविंग इन द एरिया वेयर बिजनेस यूनिट इज सेटअप. जहाँ पर जिस एरिया में आपका बिजनेस सेटअप है, ठीक है, जहाँ पर आपके जिस एरिया में आपका बिजनेस इस्टेब्लिश है, जो वहाँ की सराउंडिंग में रहने वाले लोग होते हैं, दैट विल बी योर लोकल पब्लिक, ठीक है? और आपको उनको सेटिस्फाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? उनकी नीड्स को ध्यान रखना है. आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं उससे उनके जो लोकल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर कोई भी मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज एन इशू दैट इज टेकन बाय लोकल पब्लिक. देखो, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जैसे हम सपोज फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, राइट? तो जिस एरिया में हम फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, जो उस सराउंडिंग के नियर बाय रहने वाले जो लोग हैं, उनको बहुत ही पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में रहना पड़ता है. क्यों? फैक्ट्री से क्या हो रहा है? एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना? तो यही बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया गया है बाय द लोकल पब्लिक. Actions of local public on this issue have forced some business units to suspend operations or to install pollution control equipments. और जो हमारी जनरल पब्लिक मतलब इन पे एक्शंस लेती है ना इन इश्यूज़ के ऊपर, तो कुछ बिजनेस यूनिट्स को वो फोर्स कर देते हैं कि वो अपने ऑपरेशंस को बंद कर दे, सस्पेंड कर दे बिल्कुल ही, या फिर अगर उन्हें सस्पेंड नहीं करना तो वो इंस्टॉल कर लें पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स को, ताकि उनका एनवायरनमेंट ख़राब ना हो, उनको रहने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? उनको हेल्दी ब्रीदिंग हो सके, मतलब जो उनको एयर मिल रही है वो पॉल्यूटेड ना हो, ठीक है? क्योंकि अगर एयर पॉल्यूशन होगा तो उनको डिसीजेज होंगी, उनकी हेल्थ मतलब ख़राब जाएगी. इफ़ अ लोकल पब्लिक गोज अगेंस्ट द बिजनेस यूनिट, इट मे फोर्स द बिजनेस यूनिट टू क्लोज इट्स ऑपरेशंस. और बिजनेस को इनकी ये चीज़ इन इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब फोकस भी करना पड़ता है, एम्फेसिस भी डालना पड़ता है. क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे और अगर एक बार आपकी लोकल पब्लिक आपके बिजनेस के अगेंस्ट हो गई, ठीक है, तो वो इस हद तक आपको फोर्स कर देते हैं कि आपको अपने जो ऑपरेशंस हैं, आपका बिजनेस चल रहा है, उसको भी क्लोज करना पड़ सकता है, ठीक है? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. ये सारे हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट के जो भी कंपोनेंट्स थे वो सारे कंप्लीट हैं यहाँ पर, ठीक है? नेक्स्ट आप हमारा आएगा मैक्रो एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है? चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया हमने. देखो, माइक्रो एनवायरनमेंट के हमने कंपोनेंट्स किए हैं, राइट? फर्स्ट किया हमने सप्लायर्स, जिसमें हमने क्या बोला कि हमें दो बातों को ध्यान रखना है. फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी एंड द सेकंड वन इज मल्टीपल सप्लायर्स, राइट? सेकंड था हमारा कस्टमर्स. हमने ये देखा था कि कस्टमर्स हमारे बहुत तरह के होते हैं, लाइक आपका होलसेल कस्टमर्स, रिटेल कस्टमर्स हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं. देन हमने डिस्कस किया था कि जो आप कैटेगराइज कर रहे हैं कस्टमर्स को, किस बेसिस पे करते हो, ठीक है? बेसिस क्या है कस्टमर को सेगमेंटेशन करने का, तो ये कुछ आपके बेसिस थे. देन हमने थर्ड कंपोनेंट किया था मार्केट इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, जिसके अंदर हमारे कुछ 4 टाइप्स के मिडल मैन होते हैं, लाइक मिडल मैन, मार्केटिंग एजेंसीज, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, फिजिकल इंटरमीडिएटरीज, ठीक है? इन सब में हमने ये देखा क्या क्या आता है, लाइक मिडल मैन में आपका क्या आता है, मार्केटिंग एजेंसीज में कौन कौन इंक्लूड है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज कौन है, ठीक है? देन वी हैव डिस्कस्ड कॉम्पिटिटर्स, राइट? एंड द लास्ट वन इज पब्लिक. And the public is of 2 types, media public and local public. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.